एवरीवन, सो दिस इज योर कमल सर। सो बच्चे, आज हम लोग आ चुके हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का दूसरा चैप्टर लेके। इससे पहले हम लोगों ने 6 नंबर चैप्टर अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस जो था अपना हैलोजन एंड हैलोजेंस, उनकी एक्सरसाइज का जितना भी क्वेश्चन था उसको बीट बाय बीट सॉल्व किए थे। देखो, जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हो, अगर आपको हैलोजन एंड हैलोजेंस की एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जाओ, नीचे लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप जाओ, क्लिक करो, उन वीडियोस को देखो। आपका जो भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग एक्सरसाइज या फिर थ्योरी रिलेटेड, वो हर कोई चीज आपको वहां पे सॉल्व हो जाएगा। व्हाट इज माय पॉइंट? चलिए, आज हम लोग जो शुरू कर रहे हैं वो चैप्टर 1 अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। देखो, इस एक्सरसाइज में मुझे बहुत सारे बच्चे ने बोला कि इस एक्सरसाइज में बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आज हम लोग ला चुके हैं उसी एक्सरसाइज के जितना भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। आज की कहानी क्या है? देखो, पहली कहानी तो ये बोला गया है कि डिफाइन द टर्म सॉल्यूशन। देखो, सॉल्यूशन अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो उसको डिस्क्राइब करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इससे पहले हम लोगों ने सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो थ्योरी का वीडियो लेक्चर है वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। टोटल 7 वीडियो लेक्चर है। तो आप थ्योरी में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जाके, नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। वहां पे हर कोई चीज आपको मतलब जितना भी टर्म है उस रिलेटेड न्यूमेरिकल हर कोई चीज मैंने वहां पे डिस्कस करके रखा है। तो आप जाके वहां पे भी देख सकते हो। और तो आपको एनसीईआरटी का एक्सरसाइज सॉल्व करने में बहुत आसान हो जाएगा। अब देखो, शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? देखो, इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि सॉल्यूशन को डिफाइन करो और इनके टाइप को लिखो और हर टाइप का एक एक एग्जांपल दो। देखो, मैं इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये डेफिनेशन जो है ऑलरेडी मैंने बोला ना, वीडियो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1 में जाओ, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या है आपको वहां पे बोला गया है। मैंने हर कोई चीज आपको वहां पे मतलब जितने तरह से आपको समझा सकते हैं, हर तरह से मैंने वहां पे आपको समझाया गया है। तो आपको इजीली अंडरस्टैंड कर लोगे। आप जाओ उस वीडियो में देखो, आपको मिल जाएगा चीजें। अगर मैं बात करूं कि इसके जो टाइप्स है इनके बारे में अगर बात करूं तो देखो, इनको 3 टाइप से डिवाइड किया गया है। एक इसकी गैसियस सॉल्यूशन है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने डिवाइड करके रखा है। तो एक जो है इसकी गैसियस सॉल्यूशन है, दूसरा जो है उनके लिक्विड सॉल्यूशन है और तीसरा है सॉलिड सॉल्यूशन। मैंने इसीलिए इसको ले लिया कि यहाँ पे आपको आसान होगा समझाना। देखो, गैसियस सॉल्यूशन में क्या होता है ना, आपको पता होगा कि अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो थोड़ा सा मैं सॉल्यूशन को बता रहा हूं। देखो, सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है। दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट के एक होमोजेनियस मिक्सचर है, उसी को हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। तो सॉल्यूशन जो है क्वांटिटी वाइज, इसको अगर हम लोग टाइप करें तो ये 3 टाइप का होता है। एक बाइनरी सॉल्यूशन होता है जिसमें 2 कंपोनेंट रहते हैं। एक टर्नरी सॉल्यूशन होता है जिसमें 3 कंपोनेंट रहते हैं। और एक क्वाटरनरी सॉल्यूशन होता है जिसमें 4 कंपोनेंट रहते हैं। तो देखो, बाइनरी सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो 2 कंपोनेंट रहते हैं, 2 कंपोनेंट ओनली। ठीक है। बाकी जो टर्नरी एंड क्वाटरनरी है ये हमें विस्तार में नहीं पढ़ना है। अभी देखो, बाइनरी सॉल्यूशन जो है वही हमारा सिलेबस में है, उसी को हमें पढ़ना पड़ता है। अब देखो, बाइनरी सॉल्यूशन में जो 2 कंपोनेंट है उसको क्वांटिटी वाइज जब देखा गया तो देखा गया कि एक लार्ज क्वांटिटी में है और एक देखा गया लेसर क्वांटिटी में है। तो जो लार्ज क्वांटिटी में है उसको नाम दिया गया सॉल्वेंट और जो लेसर क्वांटिटी में है उसको बोला गया सॉल्यूट। अब देखो, लार्ज क्वांटिटी का जो होता है वो सॉल्वेंट होता है और जो लेसर क्वांटिटी का होता है वो होता है सॉल्यूट। और पूरा जो सिलेबस में है आपको बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। तो देखो, वही सेम चीज यहाँ पे दिया गया है गैसियस सॉल्यूशन। तो इसमें देखो ऊपर लिखा गया है आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सॉल्यूट जो होगा वो भी गैस होगा, सॉल्वेंट जो होगा वो भी गैस होगा। दैट मीन्स जो लार्जर क्वांटिटी है वो भी आपका गैस है, जो लेसर क्वांटिटी है वो भी आपका गैसियस मॉलिक्यूल है। तो जैसे मान लो दो गैस का मिक्सचर कर लो, तो उसी को हम लोग बोल देंगे क्या, गैसेस सॉल्यूशन, जहां पे सॉल्यूट भी गैस है, सॉल्वेंट भी गैस। देखो, यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस, दोनों को मिला तो यू विल गेट द सॉल्यूशन। व्हाट इज माय पॉइंट? दूसरी बात देखो, लिक्विड और अगर मैं गैस की बात करूं तो लिक्विड और गैस की बात अगर करेंगे तो देखो, लिक्विड में बोला जा रहा है कि सॉल्यूट जो है वो लिक्विड होगा और सॉल्वेंट जो होगा गैस होगा। दैट मीन्स सॉल्वेंट ज्यादा पार्टिकल कौन है आपका, गैस। और लेसर क्वांटिटी में कौन है, लिक्विड पार्टिकल है। मान लो लेसर क्वांटिटी में लिक्विड पार्टिकल है।
अब बात यह है कि इसके अगर एग्जाम्पल लूँ तो कैसे लूँ। देखो इसके एग्जाम्पल क्या है ना, नाइट्रोजन गैस ले लो आप, नाइट्रोजन गैस के साथ आप क्लोरोफॉर्म को मिक्स कर दो। क्लोरोफॉर्म क्या है, लिक्विड है। तो जब क्लोरोफॉर्म को आप मिक्स कर दोगे तो जो सॉल्यूशन आपको दिखेगा वही आपका ये लिक्विड गैस का सॉल्यूशन। गॉट इट माय पॉइंट। तीसरी बात देखो यहाँ पे लिखा है गैसेस सॉल्यूशन में, जहां पे सॉल्वेंट गैस है, दैट मीन्स गैसेस सॉल्यूशन में आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि सॉल्वेंट जो है हर कोई क्या है, गैस है। और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, सॉलिड ले लिया। जैसे मान लो कैम्फोर जो है वो नाइट्रोजन गैस में ले लिया हमने, तो ये क्या आ गया आपका गैसेस सॉल्यूशन के अंदर आ गया। अगर मैं लिक्विड सॉल्यूशन की बात करूं तो यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करना कि यहाँ पे जो सॉल्वेंट है सब के सब क्या है, लिक्विड है। अगर सॉलिड सॉल्यूशन ले लो तो वहां पे भी हमारे पास जो सॉल्वेंट है सब सॉलिड है। तो देखो लिक्विड सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे गैस जब लिक्विड के अंदर हम लोग दे दिए तो हम उसको बोल देंगे लिक्विड सॉल्यूशन। और वो क्या है उसके एग्जांपल देंगे तो ऑक्सीजन गैस को पानी के अंदर डिसॉल्व कर दो, भाई काम हो गया, क्योंकि पानी यहाँ पे लिक्विड हो गया, गैस ऑक्सीजन हो गया आपका गैस। सिमिलर में दूसरा बोला गया लिक्विड लिक्विड, अगर लिक्विड लिक्विड जैसे इथानॉल इन वाटर, ये तो आपको पता ही होगा, इथानॉल डिसॉल्व इन वाटर, भाई अल्कोहल को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर लो, वो बन गया लिक्विड सॉल्यूशन। अब सॉलिड लिक्विड की कहानी तो भाई आपको पता है, ये चीज हम लोग डेली लाइफ में भी बहुत सारी जगह देखते हैं, जैसे ग्लूकोज डिसॉल्व इन वाटर, या सुक्रोज, या शुगर में बात करूँ, शुगर को अगर मैं पानी में डिसॉल्व कर दूं तो वो भी बन जाएगा इस लिक्विड सॉल्यूशन में। अगर सॉलिड की बात करूं तो यहाँ पे सॉल्वेंट सब सॉलिड है। अगर मैं यहाँ पे मान ले सॉल्यूट को गैस रखा और सॉलिड लिया हमने सॉल्वेंट, तो वो जो सॉल्यूशन आ जाएगा उसको सॉलिड सॉल्यूशन बोलेंगे। जैसे कि मान ले हाइड्रोजन गैस जो है वो पैलाडियम के ऊपर, पैलेडियम पीटी होता है, ये कैटलिस्ट यूज किया जाता है जब एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट करते हैं हम लोग तब। तो ये बन गया आपका क्या, हाइड्रोजन पैलेडियम के ऊपर है। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग बोल देंगे सॉलिड सॉल्यूशन। लिक्विड को अगर सॉलिड के ऊपर दे देंगे, जैसे मान ले सोडियम एमलगम जो होता है, बेसिकली क्या होता है ना, सोडियम मान लो सॉलिड है और एमलगम मर्क्यूरी जो है हमारे पास क्या है, लिक्विड है। तो इसको अगर मैं सोडियम के अंदर दे दिया तो जो बनता है हमें सोडियम एमलगम, वो क्या हो गया, वो एक एग्जाम्पल हो गया सॉलिड सॉल्यूशन का। फिर सॉलिड सॉलिड की अगर मैं बात करूं तो कॉपर को अगर मैं गोल्ड में डिसॉल्व कर दूं, कॉपर को अगर मैं गोल्ड में डिसॉल्व कर दूं तो वो भी सॉलिड सॉल्यूशन बन गया। तो ये सब जो है ना, ये सब टाइप हो गया, इस ये सब जो है सॉल्यूशन के टाइप के अंदर आ गया। व्हाट इज माय पॉइंट। तो सॉल्यूशन हमें ये बात समझ में आ गया, सॉल्यूशन क्या है, नहीं तो एक होमोजेनस मिक्सचर है आपका, टू और मोर देन टू कंपोनेंट का। अगर मैं इनकी टाइप की बात करूं तो तीन टाइप में है, गैसेस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन। उसके अंदर क्या होता है, आपका जो फेज होता है वो अलग अलग होता है, सॉल्यूट का फेज अलग होता है, सॉल्वेंट का फेज अलग होता है। उन दोनों को मिक्सचर करके हम लोग उनकी सॉल्यूशन बना रहे थे, और उसके साथ साथ उनका एग्जाम्पल को भी हम लोग ने अंडरस्टैंड कर लिया। क्लियर है बात। अगर आपको इसको और डिटेल में समझना है तो आप जाओ लेक्चर नंबर 1 देखो, वहां पे हमने हर कोई बात को डिटेल में समझा के रखा है। क्लियर है बात। चलिए अब आगे चलते हैं। देखो अभी क्वेश्चन क्या बोला है दूसरा, कि सपोज अ सॉलिड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बिटवीन टू सब्सटेंसेस, वन हुज पार्टिकल आर very large and the other whose particles are very small, what type of the solid solution is likely to be। अच्छा देखो बहुत सिंपल बात है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक सॉलिड सॉल्यूशन लिया जा रहा है जिसमें एक पार्टिकल जो है वो लार्ज पार्टिकल है, मान के चल, मान ले ऐसा है, और एक पार्टिकल जो है वो स्मॉल पार्टिकल है। तो किस टाइप की सॉलिड सॉल्यूशन वो बनाएगा। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, क्या है ना, मैंने लार्ज पार्टिकल को ले लिया, मान ले ये सब लार्ज पार्टिकल है, मान के चल कि मैंने लार्ज पार्टिकल ले लिया, ये लार्ज पार्टिकल है, ठीक है, ये लार्ज पार्टिकल है, ये सब मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं मान ले लार्ज पार्टिकल है सब, ठीक है। और जो स्मॉल पार्टिकल है, स्मॉल पार्टिकल जो है, और एक क्या बोल रहे हैं, स्मॉल पार्टिकल है, स्मॉल पार्टिकल जो है ना, इस पोजीशन को बोलते हैं इंटरस्टिशियल पोजीशन। क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल पोजीशन। तो देख स्मॉल पार्टिकल जो है ना वो इस इंटरस्टिशियल पोजीशन में आके कवर कर लेगा या फिलअप हो जाएगा, ये आके यहाँ पे आ गया, समझे। तो इस टाइप की जो सॉलिड बनता है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सॉलिड, इंटरस्टिशियल सॉलिड। तो यहाँ पे जो बनेगा वो किस टाइप की सॉलिड बनेगा, नहीं तो इंटरस्टिशियल सॉलिड बनेगा, जहाँ पे लार्ज पार्टिकल के अंदर जो इनका केव होता है उसके अंदर क्या होगा, स्मॉल पार्टिकल आके यहाँ पे फिट हो जाएगा। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम इंटरस्टिशियल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो वही है, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन बोलते हैं। अब देखो 1.3 नंबर क्वेश्चन में क्या है, डिफाइन मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी
मोलारिटी, मास परसेंटेज। देखो ये चारों जो है लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 में हम लोग ब्रीफली डिस्कस करके रखे हैं उस चीज को। तो आप जाओ, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे आप लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 को देखो। ये जो आपका मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी एंड मोलारिटी, मास परसेंटेज क्या है, उसके साथ लेक्चर नंबर 3 भी ऐड कर लें। तो क्या है इनके बारे में डिटेल में बताया गया है, प्लस इनके इनके रिगार्डिंग जो भी न्यूमेरिकल है, इनके साथ जो भी न्यूमेरिकल है उस हर न्यूमेरिकल को डिस्कस किया गया है। तो इंटेक्स में भी जो सब न्यूमेरिकल है उनको भी मैं वहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ। तो आप जाइए, इन वीडियोस को देखा, आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा चीज़ें। गॉट इट माई पॉइंट। अब हम लोग आगे चलते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, ये तो डायरेक्ट थ्योरी है ना, वहाँ पे है। क्लियर है। अब 4 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसमें क्या बोला गया, बोला गया कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन द लैबोरेटरी वर्क इज 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास इन एक्वस सॉल्यूशन। व्हाट शुड बी द मोलारिटी, मोलारिटी बोला है, मोलारिटी ऑफ सच अ सैंपल ऑफ एसिड इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज दैट मच। देखो यहाँ पे गिवन क्या है, बात देखो समझो, बहुत सिंपल बात है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक सॉल्यूशन है जिसमें 68% नाइट्रिक एसिड है। तो अगर मान ले वो जो सॉल्यूशन है उसकी मास को अगर मैंने कंसिडर कर लिया सपोज, तो मास ऑफ सॉल्यूशन अगर मैंने लिख दिया, मास ऑफ सॉल्यूशन मैंने सपोज कंसिडर कर लिया कि जो मास है वो है 100 ग्राम। उसमें बोला जा रहा है कि 68 ग्राम जो है वो HNO3 की सॉल्यूशन है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि मास ऑफ HNO3 सॉल्यूशन। तो मास ऑफ HNO3 की सॉल्यूशन कितना बोल रहे हैं, 68 ग्राम मैंने मान लिया, क्योंकि परसेंटेज बोला है तो 100 टोटल मान ले, उसमें 68 ग्राम HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है। अब देखो यहाँ पे और एक बात दिया गया है, वो है आपका डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या है, गिवन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन वो आपका गिवन है 1.504 ग्राम पर ml, इतना डेंसिटी गिवन है आपको। गॉट इट माय पॉइंट। देखो हमें निकालने क्या बोला है, हमें निकालने बोला है मोलारिटी। देखो मोलारिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मोलारिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, इन लीटर। अब देखो हमें करना क्या है, हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स। देखो नंबर ऑफ मोल्स चाहिए तो आपको मोलर मास जानना जरूरी है। तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं मोलर मास ऑफ HNO3। तो आपको मोलर मास जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको मोल्स निकालने तो गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास तो हमें यहाँ मिल जा रहे हैं लेकिन मोलर मास हमें पता नहीं है, तो हम वहां पे निकाल लेंगे। देखो मोलर मास ऑफ HNO3, तो मोलर मास ऑफ HNO3 की अगर मैं बात करूँ तो हाइड्रोजन का होता है एटॉमिक मास 1, प्लस नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस 3 मल्टीप्लाई इंटू 16। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 68 ग्राम पर, सॉरी 63 ग्राम पर मोल, ठीक है, आपको ये मिल जाएगा, 63 मिल जाएगा। अब आपको मोल निकालना है तो हम लोग मोल निकाल सकते हैं, यहाँ पे मोल ऑफ HNO3, ठीक है। तो मोल्स ऑफ HNO3 कितना हो जाएगा, आपका आ जाएगा यहाँ पे गिवन मास, गिवन मास कितना है बच्चे, गिवन मास हमारे पास है 68, तो 68 ग्राम एंड डिवाइडेड बाय 63 ग्राम पर मोल। गॉट इट। तो यहाँ पे हमें मोल मिल जाएगा। दूसरी बात हमें वॉल्यूम चाहिए, तो हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो यहाँ पे गिवन नहीं है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन जो है वो कितना था 100, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है आपके पास 15 पॉइंट, सॉरी 1.504 इतना है। अब देखो हमें वॉल्यूम भी मिल गया, हमें जो है मोल्स भी मिल गया। तो अब हमें क्या करना है, इस सेम वैल्यू को हमें पुट करना है वहां पे एंड हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखो अगर मुझे आंसर पाना है तो मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पे देखो हर कोई चीज ग्राम में लिखा गया है एंड ये जो डेंसिटी है हमारे पास वो किस में है, ml में है। तो हम लोग इस लीटर की फॉर्मूला को ना पहले ml में कन्वर्ट कर देते हैं।
तो सेम यूनिट में करना जरूरी है, तो मैंने लिख दिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 या सल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000, मैं ml में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो ऊपर 1000 देके मल्टीप्लाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अब ml में हो गया, तो ये चीज हमारे पास जो ग्राम पर ml में आ रहा था ना, इसलिए मैंने ml में कर दिया, तो ग्राम ग्राम गया तो ml, तो इसलिए ml में कर दिया। तो अब मोल्स के लिए क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे 68/63, ठीक है, मोल्स आ गया, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपका आ रहा है 100 डिवाइडेड बाय 1.504। अब इसको कैलकुलेट करना है, देखो 68 मल्टीप्लाई इंटू 1.504 डिवाइडेड बाय आपका आ गया यहाँ पे कितना आ जाएगा 63 मल्टीप्लाई इंटू 100, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है हमें, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 68/3 और ये आपका आ गया 100, दैट मीन 66, और ये आ गया तेरा ये लगभग आ जाएगा 66 1/66, ये आ जाएगा कुछ ऐसा 16 के करीब आ जाएगा, 16 पॉइंट, इसको समथिंग 16.2 समथिंग ऐसा आएगा। आप एक बार आंसर चेक कर लियो, 16.2 मोल पर लीटर आएगा, या तो फिर आप इसको लिख सकते हो 16.2 एम, कैपिटल एम भी लिखा जाता है, क्योंकि मोलारिटी का यूनिट कैपिटल एम भी लिखा जाता है। गॉट इट माय पॉइंट, क्लियर है बात? तो आपको ये पता चल गया कैसे किया हम लोगों ने, फटाफट इसको लिख लें, फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेवल एज अ 10% वेट बाय वेट, व्हाट वुड बी द मोलालिटी। अच्छा चलो मोलालिटी बोला है, और यहाँ पे आपको दिया गया है एक ग्लूकोज का सॉल्यूशन जहां पे 10% वेट बाय वेट है, चलो ठीक है, एंड मोल फ्रैक्शन भी निकालने बोला है ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। ओके, if density of the solution is 1.2 gram per ml, then what shall be the molarity of the solution। अच्छा देखो बात बहुत सिंपल है, बात क्या है ना, पहले हमें एक इंफॉर्मेशन दिया गया 10% वेट बाय वेट एक ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, जिसमें आपको मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन निकालना है। उसके बाद बोल रहे हैं कि अगर सॉल्यूशन का डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml है, देन मोलारिटी क्या होगा, मोलारिटी बाद में मोलारिटी निकालने बोला। तो चलिए पहली बात तो है ये जो 10% वेट बाय वेट है ना, इसका मतलब आपको मैंने ऑलरेडी वो जब हम लोग थ्योरी का वीडियो लेक्चर बना रहे थे तब ये इसके बारे में बातचीत किया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 10% वेट बाय वेट का मतलब होता है कि 10 ग्राम solute, that means glucose, 10 gram glucose is dissolved in is dissolved in dissolved in 100 gram of solution, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब ये होता है। तो यहां से हम लोग जो सोल्यूट का मास है वो मिल गया 10 ग्राम। दूसरी बात हमें टोटल सॉल्यूशन का मास मिल गया, एंड यहां से हम लोग और एक चीज निकाल सकते हैं, मास ऑफ वाटर, दैट मीन्स सॉल्वेंट। तो मास ऑफ वाटर भी जो है हमें यहाँ पे मास ऑफ वाटर यहाँ पे मिल जाएगा, एंड दिस इज हाउ मच 90 ग्राम। ठीक है, अब देखो दोनों के मोलर मास आपको जानना चाहिए, दोनों का ही मोलर मास चाहिए, क्योंकि आपको मोलालिटी निकालना है, आगे मोल फ्रैक्शन, दैट मीन्स मोल की जरूरत है। तो मोलर मास की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो मोलर मास आ जाएगा तेरा, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज की अगर मैं बात करूं तो मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना आ जाएगा, नहीं तो 180 ग्राम पर मोल, ये हमें पता है, बिकॉज C6H12O6 होता है। सिमिलर वे में मोलर मास हमें वाटर का चाहिए, देखो मोलर मास ऑफ वाटर अगर मैं बोलूं तो वाटर के मोलर मास होता है आपका कितना, 18 ग्राम पर मोल। चलो अच्छी बात है। अब देखो जब दोनों मिल गया मुझे, तो मैं अभी ना मोल निकालूंगा, तो मैं निकालूंगा मोल ऑफ ग्लूकोज। तो अगर मैं मोल ऑफ ग्लूकोज की बात करूं तो ग्लूकोज कितना ग्राम था, 10, एंड मोलर मास कितना था 180, सो आई विल गेट हाउ मच 0.0555 मोल। ठीक है, दूसरी बात हमें क्या निकालना है, मोल ऑफ वाटर।
तो अगर मैं मोल ऑफ वाटर की बात करूं तो वाटर कितना ग्राम था 80, और 18 वो था, और सॉरी गिवन मास कितना था 90, और ये कितना था 18 मोलर मास, तो कितना मिल जाएगा 5, तो 5 मोल मिल गया। चलो काम आसान हो गया। अब अगर मैं मोलालिटी की बात करूं, समझो बात को, मैं पहले मोलालिटी की बात करूं जो पहले मुझे निकालने बोला है। तो मोलालिटी की अगर मैं बात करूं तो मोलालिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, समझ रहे हो। लेकिन बात यहाँ पे सब ग्राम में है। तो अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ मोल को मैंने एन ले लिया और सॉल्यूट को लिख दिया मैंने ऐसे, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वेट को मैंने डब्ल्यू ले लिया, एंड मैंने लिख दिया वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अब ये ग्राम में आ गया क्योंकि ऊपर में हम लोग 1000 मल्टीप्लाई किए। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, दैट मीन्स ग्लूकोज का मोल कितना है 0.0555 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना, तो सॉल्वेंट हमारे पास कौन था, सॉल्वेंट हमारे पास था आपका वाटर, और वाटर का वेट कितना था, मास 90 ग्राम, तो मैंने यहाँ पे बिठा दिया 90 ग्राम। अब अगर हम इनको कैंसिल करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट लाइक ये क्या 55 10, तो 500 बाई 9, ये आ जाएगा कुछ ऐसा 0. तेरा 6 ऐसा कुछ 617, एंड दिस इज मोलालिटी। मोलालिटी को स्मॉल एम से लिखते हैं। क्लियर है बात। अभी देखो मोल फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, ऑफ ग्लूकोज। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज की अगर मैं बात करूं तो हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन निकाला जाता है कैसे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, जो कंपोनेंट का निकालना है डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज ग्लूकोज डिवाइडेड बाय टोटल मोल। अब ग्लूकोज का मोल कितना है हमें पता है 0.0555, और यहाँ पे टोटल मोल कितना आ जाएगा, टोटल मोल आ जाएगा 5 प्लस 0.0555, ये आ जाएगा। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो आ जाएगा 0.01। इतना आ गया मोल फ्रैक्शन किसका, ग्लूकोज का। तो अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगा, क्योंकि हर किसी का निकालने बोला है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर की अगर मैं बात करूं तो हमें पता है कि किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन का जो सम होता है, मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है 1 की बराबर होता है। तो 1 माइनस 0.01 कर देंगे तो आई विल गेट 0.99। तो ये बन गया हमारे पास क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। क्लियर है बात। अभी बात खत्म नहीं हुआ, अभी हमें जाना है कहाँ, कि अगर डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml बोल रहे हैं देन मोलारिटी क्या होगा। तो हम लोग ना इस साइड को थोड़ा सा इरेज करते हैं, ये जो ऊपर से ये वाला पार्ट इरेज करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। गॉट इट। चलिए अब देखो हमारे पास डेंसिटी तो दिया गया है। अब हमें डेंसिटी जो है वो कितना है, डेंसिटी जो है वो है 1.2 ग्राम पर ml। चाहिए क्या, हमें बोला गया है कि आप मोलालिटी निकालो, सॉरी मोलारिटी। तो मोलारिटी का मैं साइड में फॉर्मूला लिख रहा हूं, मोलारिटी। देखो बच्चे मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000, मैं पहले ही ग्राम में मतलब ml में ले रहा हूँ, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। 1000 ऊपर मल्टीप्लाई किया इसलिए नीचे मैंने ml ले लिया। अब मुझे मोल ऑफ सोल्यूट चाहिए, वो तो मुझे पता है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मैं कैसे निकालूं। तो देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो डेंसिटी है हमारे पास और एक चीज है, मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना था जो मैंने पहले बिगिनिंग में कंसिडर किया था, दैट वाज 100 ग्राम। तो अभी अगर मुझे वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो मास कितना था आपके पास 100, और डेंसिटी कितना है 1.2, ये भी ग्राम पर ml। तो अल्टीमेटली अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो हमें कितना मिल जाएगा 83.33 ml। ये मुझे क्या मिल गया, वॉल्यूम मिल गया। तो अब मैं यहाँ पे क्या बिठाऊं, यहाँ पे हमें मोल पता है कितना है 0.0555 डिवाइडेड बाय 83.33। अगर मैं इसको अभी कैंसिल मतलब मल्टीप्लाई इनटू 1000, अगर मैं अब इसको कैलकुलेट करूं सो आई विल गेट 0.67 मोलारिटी। क्लियर है, ये मिलेगा हमें।
तो अगर मान लो उसकी डेंसिटी 1.2 ग्राम पर एमएल होगा, तो उसकी मोलारिटी जो होगा वो होगा 0.67 मोलर। क्लियर है बात? तो ये पूरा आपका जो है कहानी था इस 1.5 की। गॉट इट माय पॉइंट? चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चे। देखो अभी क्वेश्चन क्या बोला है, 1.6 को अगर हम लोग जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 मोलर HCl आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3 कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट ऑफ बोथ। अच्छा देखो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट दिया गया है। टोटल जो मिक्सचर है वो है 1 ग्राम का। अब इन दोनों को जब इक्विमोलर मिक्स किया जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि कितना ml 0.1 मोलर का HCl जरूरत है। तो इसका मतलब HCl की वॉल्यूम निकालना है हमें कि HCl की टोटल वॉल्यूम कितना निकलेगा जब हम लोग 1 ग्राम मिक्सचर बनाएंगे किसका, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट का, दोनों ही इक्विमोलर है। तो टोटल मिक्सचर जो है वो कितना ग्राम का है, टोटल मिक्सचर 1 ग्राम का है। तो अगर मैं ऐसे कर लूं, मान ले हमारे पास दो पहलू है यहाँ पे, सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 और एक है सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट है NaHCO3। अब मान ली इन दोनों को मिला के टोटल हो रहा है 1 ग्राम मिक्सचर। तो अगर मैं ऐसे कंसिडर कर लूं कि लेट हमारे पास मान लिया कि सोडियम कार्बोनेट जो है वो x ग्राम का है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट कितना आएगा, 1 माइनस एक्स ग्राम आएगा। क्लियर है बात? इतना आ रहा है। अब देखो हमें क्या करना है, अभी सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास निकालना है, सोडियम बाइकार्बोनेट का मोलर मास निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि देखो जब हमें ml निकालना है कि कितना वॉल्यूम निकालना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे मोल चाहिए। क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, पहले मोल निकालेंगे दोनों का। दैट मीन्स यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू निकाल के टोटल दोनों का हम लोग मोल के थ्रू अमाउंट निकालेंगे, और अमाउंट निकालने के बाद दोनों का NaCl से रिएक्शन करवाएंगे, सॉरी दोनों का HCl से रिएक्शन करवाएंगे। HCl से रिएक्शन जब करवाएंगे तो हमें वहां से एक आइडिया आ जाएगा कि कितना मोल लग रहा है। जैसे मोल पता चल जाएगा तो हम लोग वहां से वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या किए, अभी यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास निकाल रहे हैं। अगर मोल चाहिए तो मोलर मास चाहिए, जरूरी है, क्योंकि मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। तो अगर मैं सोडियम कार्बोनेट की मोल की बात करूँ तो मोल ऑफ, ये थोड़ा लेंदी होगा न्यूमेरिकल, ठीक है, तो आप ध्यान से समझना, ये हर स्टेप को समझना। तो अगर मैं मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट निकालूं तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, x बाई, अब सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास चाहिए। देखो सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास में अगर साइड में लिख लूंगी सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास, तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई इंटू 23 प्लस कार्बन का आएगा 12 प्लस 3 मल्टीप्लाई इंटू 16। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो यू विल गेट 106। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 106 ग्राम पर मोल, और ऊपर कितना है ग्राम, तो मोल में आ गया मेरे पास। दूसरा हम लोग इनके दूसरे पहलू जो है, अगर मैं निकाल लूँ मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, तो बाइकार्बोनेट के अगर मैं मोल निकालूं तो हमारे पास गिवन मास कितना है, गिवन मास है 1 माइनस एक्स ग्राम डिवाइडेड बाय, अभी हमें इसका मोलर मास निकालना है, तो सोडियम का कितना है भाई 23 प्लस 1 प्लस कार्बन का 12 प्लस 3 मल्टीप्लाई इंटू 16। तो अगर हम इनको ऐड करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, सो आई विल गेट हाउ मच 84 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कितना 84 ग्राम पर मोल। अब देखो दोनों बोला गया इक्विमोलर है, तो अगर दोनों इक्विमोलर है एज अ हमारे पास गिवन जो है क्वेश्चन जो है, अगर दोनों अमाउंट इक्विमोलर है तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि दोनों का जो मोल है इनको हम इक्वल कर सकते हैं। तो अगर मैं इक्वल कर दूं तो हमें क्या मिलेगा, तो अगर मैं इक्वल करूं तो हम लोग ऐसे इक्वल कर सकते हैं 106 इक्वल टू 1 माइनस एक्स 84। यहाँ से हम लोग एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमें जो ओरिजिनल सोडियम कार्बोनेट का ग्राम है वो निकल जाएगा। तो यहां से अगर मैं x कैलकुलेट करूं तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे 106 माइनस 106 एक्स इज इक्वल टू 84 एक्स। अब यहां से हमें अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा बच्चे, हम लोग यहां से अगर दोनों को इसको इस पार में ले जाएंगे तो 106 इक्वल टू 190 एक्स हो जाएगा। तो x इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू 106 डिवाइडेड बाई 190। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा
0.558 ग्राम, इतना हमें मिल गया। तो अगर मुझे ये जो मिल गया x की वैल्यू इतना ग्राम, इसका मतलब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि आपका जो सोडियम कार्बोनेट का ग्राम है वो 0.558 ग्राम है, और 1 से माइनस कर देंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाएगा। तो अगर मैं इनकी एक्चुअल मोल निकालूं, एक्चुअल मोल जो हम x की वैल्यू पुट करने के बाद, तो मैं ये कह सकता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट की अगर मैं मोल निकालूं बच्चे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तेरा 0. x के वैल्यू तो 0.558 मिल गया, डिवाइडेड बाय 106। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो आई विल गेट 0.00526, इतना मोल मिल गया। सिमिलर वे में अगर मैं मान लें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बाइकार्बोनेट जाऊं, एंड दूसरा मैं जा रहा हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बाइकार्बोनेट, तो बाइकार्बोनेट अगर मैं निकालूं तो बाइकार्बोनेट के लिए हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 0.558 डिवाइडेड बाई 84। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो आई विल गेट 0.00526। ये दोनों ही मिल गए हमें, दोनों ही देखो इक्वल है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें HCl मतलब HCl के साथ रिएक्शन करके उसका मोल कैलकुलेट करना है। तो मैं ये कर सकता हूँ कि उनका दोनों का रिएक्शन दिखाना। तो सोडियम कार्बोनेट जब रिएक्शन करते हैं NaCl HCl के साथ, तो क्या होता है, नहीं तो सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl, इट विल गिव्स यू प्रोडक्ट क्या दे देगा, NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो इसको बैलेंस करना जरूरी है। अगर मैं बैलेंस करूंगा तो देखो बैलेंस है, नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे बैलेंस के लिए आ जाएगा 2। अब देखो तो दो हाइड्रोजन दो ना, हाँ अब बैलेंस है। तो यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट का भी रिएक्शन कर लेते हैं एक ही साथ। तो सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl, एंड ये हमें प्रोडक्ट दे देगा NaCl, सेम टू सेम प्रोडक्ट आएगा NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे भी हमें प्रोडक्ट मिल गया। अब देखो हम लोग यहाँ से क्या हमें मिला, यहाँ से हम क्या कंक्लूजन कर सकते हैं, ये कंक्लूजन कर सकते हैं कि 1 मोल या ईच मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट के लिए 2 मोल हमें क्या चाहिए, HCl चाहिए, एंड सोडियम बाइकार्बोनेट की ईच मोल के लिए हमें कितना मोल चाहिए, 1 मोल HCl चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे यहाँ से लिख सकते हैं, इस रिएक्शन के ऊपर बेस करके हम लोग ये लाइन भी लिख सकते हैं कि ईच मोल सोडियम कार्बोनेट नीड्स, या रिक्वायर्ड में लिख सकता हूं, नीड्स कितना चाहिए, 2 मोल HCl, 2 मोल HCl। तो टोटल जो हमारे पास मोल है वो कितना है, 0.00526। तो 0.00526 के लिए कितना चाहिए, 0.002526 के लिए हम लोग कह सकते हैं, या इतना मोल Na2CO3 नीड्स, कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई इंटू 0.00526, इतना मोल क्या हो जाएगा, इतना मोल HCl होगा कि नहीं, इतना मोल HCl। तो हमें अल्टीमेटली कितना हो गया बच्चे, HCl। तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या आ गया, अल्टीमेटली हमारे पास आ गया आपका, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0, ये मैं थोड़ा इसको इरेज करके लिख रहा हूँ, 0.01, दो देकर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बच्चे, हाँ ठीक है 0.52, इतना मोल आ जाएगा। तो इतना मोल HCl हमें चाहिए, कितने मोल के लिए, इतना मोल के लिए 0. जो हमें एक्चुअली वो कैलकुलेट करके मिला, इतने मोल के लिए हमें इतना अमाउंट क्या चाहिए, HCl चाहिए। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं। अब जब सोडियम कार्बोनेट का आ गया, तो अभी हम लोग को क्या चाहिए, सोडियम बाइकार्बोनेट का। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए लिखेंगे हम लोग, क्या लिख सकते हैं कि ईच मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट नीड्स
1 मोल HCl कितना मोल लग रहा है हमें, 1 मोल HCl लग रहा है ना। देख तो यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए कितना मोल चाहिए, 1 मोल HCl। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि 0.0052 मोल के लिए कितना चाहिए। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 0.00526 मोल के लिए ऑफ बाइकार्बोनेट नीड्स कितना, इतना ही आ जाएगा, 0.00526 मोल HCl, इतना ही आ जाएगा। व्हाट इज माय पॉइंट। अब अगर मैं बोलूं कि टोटल ये जो मिक्सचर के लिए टोटल हमारे पास मोल कितना चाहिए HCl का, तो हम लोग ये बता सकते हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ HCl रिक्वायर्ड या HCl नीड्स, ठीक है, HCl नीडेड कितना चाहिए हमें, दोनों को ऐड कर देंगे। कितना था पहले वाला था 0.01052 प्लस 0.00526, टोटल मोल जो होगा ऐड करने के बाद आएगा 0.01578 मोल्स, इतना मोल हमारे पास आ गया। तो टोटल HCl का मोल आ गया हमारे पास। अब देखो कहानी क्या है। देखो बच्चे यहाँ पे और एक चीज इंफॉर्मेशन दिया था, वो था कि 0.1 मोलर। अब देखो यहाँ पे मोलारिटी है, तो ये 0.1 मोलर से हमें क्या पता चलेगा। देखो 0.1 मोलर जो इंफॉर्मेशन दिया गया है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि 0.1 मोल HCl इज डिजोल्व इन 1000 ml ऑफ, मतलब 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, हम लोग बोल सकते हैं। हाँ, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग बोल सकते हैं ये चीज कि 0.1 मोल ऑफ 0.1 मोलर HCl आर प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ HCl सॉल्यूशन, कह सकते हो या नहीं। तो वही बात हम लोग कह रहे हैं। देखो इसका मतलब तो वही समझा रहे हैं। तो हम लोग वही चीज बोल रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग वही चीज लिख रहे हैं कि अगर जो हमें इंफॉर्मेशन दिया गया है उससे हम लोग, ये कहाँ से मिल रहा है हमें, क्वेश्चन से मिल रहा है, ठीक है। तो गिवन जो है वहां से, इसका मतलब 0. यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं 0.1 मोलर मीन्स, इसका मतलब लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, 0.1 मोल HCl are present in 1000 ml of solution। HCl सॉल्यूशन 1000 ml में प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं। अब कितना मोल के लिए बोला गया है, इतना मोल के लिए, तो इतना मोल के लिए कितना मतलब प्रेजेंट है, हमें वो निकालना है। तो 0.01578 मोल ऑफ HCl आर प्रेजेंट इन कितना ml सॉल्यूशन में, तो 1000 डिवाइडेड बाय 0.1 मल्टीप्लाई इनटू 0.01578, ये मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 0 पॉइंट गया, ऊपर 0 आ गए, 10⁴ इसके साथ तो कितना मिल जाएगा, इट विल कम 157.8 ml। हुआ कि नहीं, देख ये ऊपर गया, 10⁴ हो गया, 10⁴ को मल्टीप्लाई कर इसके साथ, तो आई विल गेट व्हाट, 157.8, तो इतना ml। तो इतना ml हमारे पास क्या, HCl जो है उतना ही ml वॉल्यूम वॉल्यूम रिकवर्ड हो गया HCl का। व्हाट इज माय पॉइंट। तो बात क्या है, बात बहुत सिंपल है, थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा लेंथी न्यूमेरिकल है। उसमें क्या है, हम लोग पहले निकालेंगे मोल, जब हमें मोल पता चलेगा फिर रिएक्शन से हम लोग मोल निकालेंगे। इसको, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका क्लास 11 में मोल कॉन्सेप्ट था, उसमें स्टोइकियोमेट्रिक बोल के एक टॉपिक था, उसके रिलेटेड क्वेश्चन है। मतलब वहां पे जैसे हम लोग निकाल रहे थे कि एक क्वेश्चन में गिवन रहेगा वो मोल, और एक जो आपका रिएक्शन से आएगा वो मोल, इन दोनों को हम लोग यूनिटरी मेथड में कंपेयर करके तीसरा कोई चीज अगर निकालने बोलेगा तो वो निकालते थे। सिमिलर प्रोसेस मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। हमने पहले क्या कर दिया, मोल निकाल लिया टोटल जो भी है, फिर रिएक्शन से एक मोल निकाल लिया, फिर उसके बाद यूनिटरी मेथड करके हमें अल्टीमेट जो मोल चाहिए था HCl का वो निकाल लिया, सॉरी अल्टीमेट जो हमें वॉल्यूम चाहिए था HCl का वो निकाल लिया। क्लियर है बात, बता बच्चे, ठीक है। अब आगे चले, देख ले फटाफट लिख ले इसको। देख अब इस क्वेश्चन को देख, यहाँ पे बोला है कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% एंड 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन बाय मास। अच्छा,
यहाँ पे परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालने बोला है इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ सोल्यूशन। अच्छा, दैट मीन्स आपको परसेंटेज ऑफ सोल्यूट फाइनल सोल्यूशन में निकालना है, परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट फाइनल सोल्यूशन में निकालना है। अब देखो यहाँ पे दो कंपोनेंट दिया गया है, तो मैं एक कंपोनेंट मान के चल रहा हूँ कि मैंने एक कंपोनेंट को ही मान लिया, मैंने लिख रहा हूँ मास ऑफ वन कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में इसके मास कितना है वो निकाल रहा हूँ। तो ये कितना है, आपको बोला है 300 ग्राम का 25%, तो 300 ग्राम का 25% निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 300 मल्टीप्लाई इंटू 25/100 होगा कि नहीं होगा। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, गया गया कितना कितना आ गया 75 ग्राम, इतना आ गया। दूसरा अगर मैं बोलूँ मास ऑफ अदर कंपोनेंट, मास ऑफ अदर कंपोनेंट, तो मास ऑफ अदर कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं तो ये कितना आएगा, मास ऑफ अदर कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। तो कितना आ जा रहा है बच्चे, ये आ रहा है आपका 400 मल्टीप्लाई टू 40 डिवाइडेड बाई 100। तो अगर देखेंगे तो ये जीरो गया, अच्छा ये जीरो गया, तो आ गया 160 ग्राम। तो इसका मतलब टोटल मास जो है सॉल्यूट का कितना है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट टोटल आ गया आपका 75, मतलब 160 प्लस 75। तो इनको ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 235 ग्राम। ठीक है। अब मास टोटल मास जो है सॉल्यूशन का, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना था, पहले 300 ग्राम था और बाद में कितना आया 400 ग्राम। तो 300 प्लस 400 आपको मिल जाएगा कितना, 700 ग्राम। ये आ गया। ठीक है। अब देखो परसेंटेज निकालना है किसका, सॉल्यूट का एंड सॉल्वेंट का। तो परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन द फाइनल सॉल्यूशन, इन द फाइनल सॉल्यूशन कितना आ जाएगा हमारे पास। देखो यहाँ पे सॉल्यूट कितना है 235 और सॉल्वेंट कितना, मतलब सॉल्यूशन कितना है 700। तो मैं डायरेक्ट निकाल लूँ 235/700 मल्टीप्लाई टू परसेंटेज बोला है तो 100। अब इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये गया 21 और 25 3 7, मतलब ये आ जाएगा 33.57 ऐसे करीब। अगर मैं परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट की बात करूं, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इन द फाइनल सॉल्यूशन तो कितना आ जाएगा हमारे पास, टोटल परसेंटेज तो 100 है, तो 100 माइनस 33.57, तो ये आ जाएगा आपका 66.43%। तो बस यही निकालने हमें बोला था, हमने निकाल लिया। गॉट इट माई पॉइंट और नॉट, पता समझ में आया बच्चे ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट चलते। देखो अभी क्वेश्चन क्या है, एन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। देखो एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन मतलब क्या है ना, कि वाटर बेस्ड फ्लूइड होता है जो ऐड करने के बाद किसी भी मिक्सचर की जो फ्रीजिंग पॉइंट है उनको डिक्रीज कर देता है, उनको रिड्यूस करते हैं, समझ रहे हो। तो उनकी फ्रीजिंग पॉइंट को जब डिक्रीज कर देते हैं हम लोग, तो उसको एंटी फ्रीज बोलते हैं। तो एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 222.6 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, चलो ठीक है, एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। if the density of solution is this, then what shall be the molarity of the solution। अच्छा देखो बच्चे, बहुत ये बड़ा ही सिंपल आपका न्यूमेरिकल है, वो पहले एंटी फ्रीज यूज करके आपको डराएगा, बट बहुत ही इजी है। पहली बात तो क्या है, आपको मास ऑफ सोल्यूट यहाँ से निकालो। तो मैं अगर देखूँ तो मास ऑफ सोल्यूट कितना है, तो मास ऑफ सोल्यूट की अगर मैं बात करूँ तो मास ऑफ सोल्यूट हमें दिया गया है 222.6 ग्राम। ठीक है, जो इथिलीन ग्लाइकोल दिया गया है। एंड मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास है 200 ग्राम। बट मैंने क्या किया ना, अब अगर मैं मोलर मास बताऊं इसकी, तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट अगर निकाल लूं मैं एक बार में, क्योंकि मुझे आगे जाकर मोल चाहिए, मोलालिटी में मोल चाहिए ना, तो मोल चाहिए मुझे, तो इसीलिए मोलर मास ऑफ सोल्यूट में एक बार में निकाल देता हूँ। तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट कौन है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इथिलीन ग्लाइकोल C6H4O2। अगर मैं 2 मल्टीप्लाई इंटू 12 प्लस 6 मल्टीप्लाई इंटू 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई इंटू 16 करूँ, देन आई विल गेट 24
62 ग्राम पर मोल मिलेगा। तो मुझे मिल गया मोलर मास 62 ग्राम पर मोल। अभी अगर मैं मोल्स निकालूं सॉल्यूट का, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा हमारे पास इथिलीन ग्लाइकोल का, गिवन मास है 222.6 डिवाइडेड बाय 62। तो अल्टीमेटली मेरे पास आ जाएगा 62, 3, 3.5, 3.59 के करीब ऐसा कुछ आ जाएगा, इतना मोल्स। व्हाट इज माय पॉइंट। अब आगे की बात करें, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें मोलालिटी चाहिए। तो मोलालिटी के लिए मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या दिया गया है क्वेश्चन में, गिवन है, देखो मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट की अगर मैं बात करूं, तो मास ऑफ सॉल्वेंट है 200 ग्राम। तो अब अगर मैं मोलालिटी की बात करूं बच्चे, तो मोलालिटी क्या होता है, मोलालिटी होता है, मोलालिटी होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर मैं ग्राम में ले जाना चाहता हूँ तो ऊपर 1000 मल्टीप्लाई करता है। तो मैं क्या कर दिया, ये इसका शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बी को मैंने सॉल्यूट मान लिया, मल्टीप्लाई इंटू 1000 कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वेट ऑफ सॉल्वेंट को मैंने यहाँ पे ग्राम में रखा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को मैंने ए मान लिया। तो अभी क्या है, मोल कितना है, मोल हमारे पास है 3.59 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 200। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो हमारे पास अल्टीमेटली मोलालिटी आ जाएगा, एंड इसको कैलकुलेट करने के बाद हमें मिलेगा 17.95 एम, दैट मीन्स मोलालिटी। ठीक है, अब हमें मोलारिटी के पास जाना है। तो मोलारिटी चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो है, लेकिन वॉल्यूम नहीं है, लेकिन उसका भी देखो एक आपको हिंट्स दिया गया है। वो दिया गया कि यहाँ पे आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे दिया गया है। तो हमें क्या चाहिए, सॉल्यूशन की मास चाहिए, क्योंकि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जब दिया गया है तो मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अगर मैं करूंगा तो वॉल्यूम मिल जाएगा मुझे। तो मुझे क्या चाहिए, मास चाहिए। तो मैं लिख सकता हूँ टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आया हमारे पास, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो 200 ग्राम था आपका वाटर प्लस इथिलीन ग्लाइकोल था 2.6, तो टोटल आपका आ जाएगा 422.6 ग्राम। क्लियर है, ये टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, वॉल्यूम। तो मैं लिख सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मुझे क्या मिलेगा, मास बाय डेंसिटी। मास कितना है 422.6 डिवाइडेड बाय डेंसिटी आपका 1.072। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो आ जाएगा 394.21 मिलीलीटर। तो जब वॉल्यूम मिलीलीटर में आया, अगर मैं मोलारिटी की बात करूं तो इसको भी मैं मिलीलीटर में ले जा रहा हूं। तो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर मैं मिलीलीटर में ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई टू 1000 हो जाएगा। अब बात क्या है बच्चे, मोलार मोल, मोल कितना है, मोल हमारे पास है सॉल्यूट का 3.59। तो 3.59 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना आया, वॉल्यूम आया 394.21। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं, तो हमारे पास आएगा 9.1 मोलर। ये बन जाएगा हमारे पास मोलारिटी। क्लियर है बात। तो मोलारिटी निकालना बहुत आसान है इस क्वेश्चन से। व्हाट इज माय पॉइंट। ठीक है, चलो समझ में आ गया, आगे चलते हैं फिर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्या है, लिखा है कि सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड to be severely contaminated with chloroform. अच्छा, supposed to be carcinogen. The level of contamination was 15 ppm by mass. Express this in percentage by mass. Determine the molality of chloroform in the water sample. अच्छा, ppm के फॉर्म में दिया गया है। तो पहली बात तो आप ये समझो कि 15 ppm का मतलब क्या है। देखो 15 ppm का मतलब होता है, अगर मैं बात करूं इतना मीन्स, ये आपको ये बताता है कि 15 पार्ट्स इन मिलियन। मिलियन क्या होता है आपका 10⁶ होता है, बाय मास इन सॉल्यूशन। इसका मतलब तो यही है कि आप बोलोगे क्या कि एक सॉल्यूशन है जिसमें 15 ग्राम जो है वो सॉल्यूट है, एंड 10⁶ जो है वो आपका सॉल्यूशन है। क्लियर है बात। तो ये कहानी है, बस बहुत ही सिंपल सी बात है कि 10⁶ जो है बाय मास है। ठीक है, तो अब इसमें परसेंटेज बाय मास निकालने बोला है। तो परसेंटेज बाय मास अगर मैं निकालूंगा तो परसेंटेज बाय मास, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे,
तो परसेंटेज बाय मास निकालते हैं हम लोग, जिसका निकालना है वो डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई इनटू 100। तो अगर हम लोग 10⁶ है, हाँ 10⁶, तो 100 अगर मैं इसको देखूं तो ये कैलकुलेट करके कितना आएगा, 15 इंटू 10⁻⁻4 परसेंटेज इतना आ जाएगा। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए मोलालिटी। ये तो पहला वाला निकाल लिया मैंने जो हमें निकालना था। अब मोलालिटी अगर चाहिए मुझे तो इन्फॉर्मेशन और क्या है हमारे पास, अभी हमें तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हम लोग मोलालिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी चाहिए मुझे वही। अब देखो बात क्या है ना, इसमें इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो ये आपके पास जो आ रहे हैं, हमारे पास जो सोल्यूट आ रहे हैं वो है क्लोरोफॉर्म। तो मुझे क्लोरोफॉर्म का मोल निकालना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहां से ये लिख सकता हूँ कि 15 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 क्लोरोफॉर्म is present in 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, नहीं बताओ इतना ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो यहां से अगर मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट की बात करूं तो मास ऑफ सॉल्वेंट जो है, मास ऑफ सॉल्वेंट वो कितना आ जाएगा देख लो। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया बच्चे, मास ऑफ सॉल्वेंट की अगर मैं बात करूं तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा 10⁶ प्लस कि टोटल सॉल्यूशन प्लस कौन हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा, -15 हो जाएगा क्योंकि टोटल सॉल्यूशन 10⁶ है, तो -15। बट ये जो अमाउंट है 15, ये 10⁶ की कंपैरिजन में क्या है, बहुत ही कम है। इसीलिए हम लोग इसको डायरेक्टली कंसिडर कर रहे हैं 10⁶। और यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं कि मास ऑफ सोल्यूट इज नेग्लिजिबल, सोल्यूट इज नेग्लिजिबल। ठीक है, तो हमने मास ऑफ सोल्यूट को नेग्लिजिबल कर दिया क्योंकि वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट है इसलिए। तो अब मुझे क्या चाहिए, अभी मुझे निकालना है मोलालिटी, तो उसके लिए मोल चाहिए। तो पहली बात तो है हमें तो मास ऑफ सोल्यूट मिल गया, मास ऑफ सॉल्वेंट मिल गया, तो मोल निकालने के लिए मोलर मास चाहिए। तो मैं लिख रहा हूं मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3। तो क्लोरोफॉर्म की अगर मैं मोलर मास की बात करूं तो कितना आ रहा है, 12 + 1 + 3 मल्टीप्लाई इनटू 35.5। सो यू विल गेट 119.5 ग्राम पर मोल। मोलर मास मिल गया। अब अगर मैं मोल की बात करूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो ये कितना आ जाएगा CHCl3। तो ये आ जाएगा आपका क्लोरोफॉर्म, अगर मैं बोलूं तो गिवन मास कितना है, गिवन मास है हमारे पास 15 और मोलर मास है 119.5। अगर मैं इनको कैंसिल करूं तो आई विल गेट कितना, चल इसको एक बार में कर लेते हैं लास्ट में, हाँ मोलालिटी में यहीं पे आके कर लेते हैं। तो मोलालिटी क्या हो गया, मोलालिटी हो गया आपका, यहाँ पे हो गया नंबर ऑफ मोल्स, दैट मीन्स 15/119.5 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज 10⁶, एंड मैंने ऊपर 1000 मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों, क्योंकि ये सब कुछ जो चल रहा है ग्राम में चल रहा है, और ग्राम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर जब हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट जब केजी में रहता है तब नॉर्मल फॉर्मूला होता है, बट जब ग्राम में आता है तो ऊपर 1000 मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अगर मैं इसको कैंसिल करूं देन आई विल गेट 1.25 इंटू 10⁻⁻, दो दो चार, चार चार क्या हो जाएगा, मोलाल। तो मोलालिटी हमारे पास ये आ जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है, चलिए फटाफट लिख लीजिए। देखो अभी जो ये क्वेश्चन है ना, तीनों क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, इसलिए मैंने एक ही पेज में लिख दिया क्योंकि इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करो क्या है कहानी। बोल रहे व्हाट रोल डज द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन प्ले इन द सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। देखो अल्कोहल और वाटर का जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो वहां पे क्या होता है ना, उनके बीच में एक वीक इंटरेक्शन काम करता है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। दैट मीन्स क्या, मान ले एक बीकर में तूने क्या कर दिया, अल्कोहल रखा, ठीक है, एंड इसमें अगर हम लोग वाटर को ऐड कर देंगे तो इन दोनों के बीच में होता क्या है, एक इंटरेक्शन होता है जो वीक इंटरेक्शन होता है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो इनके बीच में बनता है जिसको हम बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटर इसलिए बोला जाता है क्योंकि दो अलग अलग कंपाउंड के बीच में बनता है।
तो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है जो वीक होता है भले, ठीक है। अब होता क्या है इसकी वजह से, ये जो वीक इंटरेक्शन है इसकी वजह से ये जो मिक्सचर है या ये जो सॉल्यूशन है ये पॉजिटिव डेविएशन दिखा देता है। क्या दिखाता है? पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है। तो पॉजिटिव डेविएशन जब दिखाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच व्हाट यू विल गेट, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या दिखाएगा इसकी वजह से, हायर वेपर प्रेशर दिखाएगा, जो हमें पता है कि अगर पॉजिटिव डेविएशन होता है तो हायर वेपर प्रेशर हो जाता है। एंड लोअर बॉइलिंग पॉइंट दिखाएगा, लोअर बॉइलिंग पॉइंट दिखाएगा। किससे लोअर बॉइलिंग पॉइंट दिखाएगा? नहीं तो प्योर जो हमारे पास सॉल्वेंट है, तो लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन प्योर सॉल्वेंट क्या क्या है हमारे पास, वाटर एंड अल्कोहल। तो वाटर और अल्कोहल को अगर हम लोग सेपरेटली लेंगे तो इनको प्योर बोलते हैं। तो इन प्योर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट से कम दिखाएगा। एंड वेपर प्रेशर जो होगा सॉल्यूशन का वो हायर होगा। जब हम सेपरेटली वाटर और अल्कोहल को लेंगे, दैट मीन्स प्योर फॉर्म में लेंगे, उनके कंपैरिजन में वेपर प्रेशर जो होगा उस सॉल्यूशन का हायर हो जाएगा। तो यही होता है, ये जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन प्ले इन द सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर का जो रोल है उसकी कहानी यही है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि इनके बीच में एक वीक इंटरेक्शन होता है जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसकी वजह से ये जो आइडियल सॉल्यूशन है ये आपको पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है। एंड पॉजिटिव डेविएशन दिखाने की वजह से जो सॉल्यूशन होता है उनकी बॉइलिंग पॉइंट, जो उनकी वेपर प्रेशर है वो हाई हो जाता है एंड उनकी बॉइलिंग पॉइंट जो होता है लो हो जाते हैं एज कंपेयर टू द प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट में यहाँ पे वाटर और अल्कोहल को जब सेपरेटली हम लोग लेते हैं। क्लियर है बात? अभी देखो दूसरा क्वेश्चन में बोला है कि व्हाई डू गैसेस ऑलवेज टेंड टू बी लेस सॉल्युबल इन लिक्विड एज द टेम्परेचर इज राइज। देखो टेम्परेचर जब बढ़ाया जाता है, बोल रहे हैं कि गैस जो पार्टिकल है वो क्यों लिक्विड में लेस सॉल्युबल है। देखो बहुत ही सिंपल सा बात है, यहाँ पे क्या होता है ना, जब टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो, मान लो एक हम लोग बीकर ले रहे हैं, इसके अंदर मान लो लिक्विड है और इसके ऊपर गैसेस सॉल्यूशन में, मतलब गैसेस जो भी हमने गैस को दे दिया। अब जब हम इसको टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो होता क्या है ना, होता ये है कि ये जो रिएक्शन जो है यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या होता है ना, वो शिफ्ट हो जाता है। मतलब इक्विलिब्रियम जो होता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर हो जाएगा तो यहाँ पे डिसॉल्व होने की जगह डिसोल्यूशन हो जाएगा। तो डिसोल्यूशन जो होता है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है और एक्सोथर्मिक प्रोसेस की वजह से जो सॉल्युबिलिटी है वो गैसेस के क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे ये बहुत ही सिंपल वे में अगर मैं बोलूँ तो इन दोनों के बीच में मान लें इक्विलिब्रियम है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो जो सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन किस डायरेक्शन में चला जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। मतलब शिफ्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ली चार्टलियर प्रिंसिपल। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो जो डिसोल्यूशन ऑफ गैस है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो डिसोल्यूशन ऑफ गैस जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है उसकी वजह से सॉल्युबिलिटी जो है वो गैसेस के डिक्रीज हो जाएगा। और अगर इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझेगा तो बस सिंपल बात है, देख भाई, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे मॉलिक्यूल के जो गैसेस मॉलिक्यूल है या लिक्विड मॉलिक्यूल है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो उनके कोलिजन भी बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ेगा तो उसकी मूवमेंट भी बढ़ेगा, मूवमेंट बढ़ेगा तो वो यहाँ से दूर दूर चले जाते हैं बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। तो ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकता है। क्लियर है बात? देखो नेक्स्ट जो है बोल रहे हैं कि स्टेट हेनरीज लॉ एंड इसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। देखो इसके ऊपर हम लोगों ने एक वीडियो लेक्चर बना के रखे है, लेक्चर 5, आई थिंक सो 5, हाँ 5। तो देखो इसमें क्या है ना, इसमें हमने हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ की क्या क्या इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, हर कोई चीज के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। उसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल क्या है, एवरीथिंग। तो आप लोग जाओ लेक्चर नंबर 5 में जाओ, वहां पे आपको डिटेल में सब कुछ दिया गया है हेनरीज लॉ के बारे में। आप वहां से पढ़ो, आपको इजिली समझ में आ जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है।